मैं शीतल जी आपसे ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूं, जरा मुझे एक चीज बताइए। ये कल पर 2-4 दिन से बहुत सुना जा रहा है कि इतना पैसा खर्च हुआ, कांग्रेस को भी करना चाहिए था। देखिए, 3 स्तर पे चुनाव लड़े जाते हैं, जो अब पुराने चुनाव नहीं, जो हम और आप जो चुनाव देखे थे वो तो फर्क थे। अब एक संगठन है जो हरदम साल भर 365 दिन काम करता है। एक चुनाव का प्रबंध होता है जिसमें पैसा, रुपया, उसका कैसे आदमी इधर करो उधर करो, जो भी प्रबंध है। और एक होता है प्रचार। प्रचार में तो ठीक है, विपक्ष की पार्टियां हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये प्रचार में ठीक है, प्रचार में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन संगठन में तो कोई मैच नहीं है, बीजेपी और इनका कोई मैच भी नहीं है। और अगर आज भी संगठन की कोशिश शुरू करेंगे तो ये 2-4-5 साल लगेगा इनको, और ज्यादा शायद। लेकिन प्रबंध स्तर पे शीतल जी, जो मुझे एक चीज आप ये बताइए, कई लोगों की ये शिकायत है कि भाई ये प्रबंध क्यों नहीं करती बीजेपी का, कौन सा प्रबंध उसके लिए करे? पैसा बंटवाए, इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करे, पुलिस जो जहां पे उनकी सरकार है वहां पे पुलिस वाले नंगी रिवॉल्वर लेके लोगों को गोली मारने की धमकी दें कि अगर जाओगे वोट देने तो गोली मार देंगे। मतलब क्या करें उसको करने के लिए? तो एक तो महाराष्ट्र के ओवरऑल इस समय जो सिनेरियो है, अगर यही स्थिति अभी कहीं महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन की होती तो ये मान लिया जाता कि इसको तो तोड़ फोड़ करके अमित शाह साहब सरकार एनडीए की बनवा देंगे। यहां पे इस तरह की कोई चू नहीं है। तो एक तो महाराष्ट्र इलेक्शन पे मतलब जो महायुति की जो आई है उस पे आपकी एक टिप्पणी, और दूसरी तरफ ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करते करते क्या बीजेपी की रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में सब लोग ढकेल रहे हैं कि भाई वो कर रहे हैं तो आप भी करिए, वो जिताओ उम्मीदवार कर रहे हैं तो आप भी, वो भ्रष्ट उम्मीदवार को खड़ा करना है तो आप भी करिए, वो जिताओ। थोड़ा इस पे एक टिप्पणी आपकी चाहेंगे शीतल जी। देखिए, राजनीति और चुनाव इस समय जहां है, इसको सरलीकरण करना इसका बहुत मुश्किल है, और इसमें कोई ऐसा नतीजा भी निकाल लेना जो इन पार्टियों के किसी काम का हो, बहुत मुश्किल है। जो हुआ है उससे एक बात साबित है कि अब चुनावों में जहां ऐसी जरूरत होगी कि जहां इनके सर्वाइवल का सवाल होगा, वहां बीजेपी वगैरह अप्रत्याशित नतीजे लाने की स्थिति में है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको विपक्ष भी अपने अप्लाई कर लेगा तो उसको भी वैसे ही फायदा हो रहा है। अब इस चुनाव में तो दोनों जगहों में वो जो महिलाओं के लिए जो एक योजना चलाई गई, ये मध्य प्रदेश से बात शुरू हुई और अब सब जगह इसी के परिणाम दिखते हैं। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा, उन्होंने एक काम किया है, यहाँ ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि वो मंडल कमीशन के बाद जो सामाजिक न्याय की लड़ाई पैदा हुई थी, जिससे बहुत सारे पिछड़ी जातियों के 17 विभिन्न राज्यों में उत्तर भारत के प्रतिष्ठित हुए, कई बार मुख्यमंत्री बने, इवन दलित मुख्यमंत्री तक बनने के चांस लग गए, कि वो राजनीति लेने की वजह से राहुल गांधी को एक बड़ा मास बेस मिलने के चांस है। लेकिन उसमें एक समस्या है, इस मास बेस को अभी तक जहां जहां जिसने संगठित किया है वहां तो उसके परिणाम आए हैं, और जहां संगठन करने में जरा सी भी चूक हुई तो उसमें से बीजेपी अपने लिए मीट निकाल ले जाती है। और राहुल गांधी के पास तो ये समस्या है कि इनके पास, उन्होंने एक स्टैंड तो ले लिया है, लेकिन उस स्टैंड को जमीन पे ले जाके संगठित करने के लिए मासेस को अभी उनका संगठन नहीं तैयार हुआ है। और उनकी जो पुरानी पार्टी है वो पार्टी तो दूसरे स्ट्रक्चर की थी, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बनी नहीं। वो एक तरह का वोट कॉम्बिनेशन था जिसमें सवर्ण जातियों की सबसे प्रमुख जाति ब्राह्मण लीडरशिप में थे, और वो मुसलमान और दलित वोट जो था वो उनको समझता था कि हमारी पार्टी है, उसे भी थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता था तरह तरह से, और रिजर्वेशन वगैरह एम्प्लॉय था, तो वो एक कांग्रेस को वोट 3 जगह से आराम से मिल जाता था। इसकी लालच देख के मध्य वर्ग की दूसरी जातियों के बहुत सारे लोग टिकटार्थी बन के उस पार्टी को एडिशनल ताकत दे दिया करते थे। ये कंपोजिशन कांग्रेस का चलता रहा। अब ये बदलने की कोशिश है, चूंकि इस कंपोजिशन में एक बुनियादी फर्क किया गया कि सवर्ण तो सारा बीजेपी लेके चली गई, साथ ही वो पिछड़ी जातियों में जो चिंक्स थे
जो पिछड़ी जातियों के 17 उभरे वो अपने अपनी जातियों के नेता में बदल के खत्म हो गए, और उससे जो बची हुई पिछड़ी जातियों के दूसरे हिस्से थे उनमें बीजेपी ने उनके छोटे छोटे बड़े बड़े नेताओं को और अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उसमें पैदा करके उन्होंने उसमें एक अच्छी सेंध लगा ली। फिर उन्होंने दलितों में भी ये काम किया और उसके एक सेक्शन में भी उनकी प्रभावशाली उपस्थिति हो गई, और इस सब को वो एक पैन अम्ब्रेला जो हिंदुत्व का बनाते हैं उससे वो विचारधारात्मक खुराक भी देते हैं जो एंटी मुस्लिम है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पे उनको पालती पोसती है, उनको दिमागी खुराक देती है। तो उनके पास अब एक 30% से लेके 40% तक जगह जगह अलग अलग प्रतिशत में एक वोट बैंक तैयार है। 30 को आप नीचे भी गिरा सकते हैं, कहीं 25-26% भी होगा, लेकिन वो ये करता है एक बेस स्ट्रक्चर उनके वोट बैंक का, जैसे पहले कांग्रेस के पास था उसकी जगह बीजेपी के पास तैयार है। इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखने के लिए उनके पास सुविधा यह है और काबिलियत यह है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे बहुत तेजी से 2014 में मोदी जी के आने के बाद आरएसएस के नेतृत्व में और खुद मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के पे कब्जे का भूचाल ला दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। कम से कम मोदी जी के मामले में सीधे सीधे किसी मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी कोई हिम्मत हम कहीं नहीं पा रहे हैं। कुछ जनरल मामलों में, पॉपुलर मामलों में उनका कहीं थोड़ा बहुत अस्तित्व नजर आता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से उन्होंने अपनी जेबी संगठन के रूप में बना लिया है, वो उनके इशारों पर चुनाव की तारीखें वगैरह तय करता है। तो ये सब सुविधाएं एक तरफा बीजेपी के हाथ में, प्लस एजेंसियों के जरिए और जो नया पीएमएलए कानून आया है उसके जरिए उन्होंने लगभग सारे विपक्ष के आर्थिक स्रोतों को क्रिपल कर दिया है, और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के जरिए वो और इनकम टैक्स और एजेंसियों के जरिए उस पे लगातार और दबाव बनाते हैं, जबकि चुनाव दर चुनाव महंगा होता जा रहा है, धन की भूमिका प्रमुख होती जा रही है, सिर्फ धनी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे दौर में जब साधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण एक ही दल का हो गया है और बाकी सब पर एजेंसियां गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं और हमले कर रही हैं, तो और चुनौती कड़ी हो जाती। अब ऐसे में ये चुनाव हो रहे हैं, तो जहां जहां आपकी सरकार है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने अपनी एक बना रखा, उन्होंने भी एक फॉर्मिडेबल बेस स्ट्रक्चर और इन्हीं सारे साधनों का उपयोग करके सारी सीटें उन्होंने जीती। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उसने भी बाई इलेक्शन में सब कुछ जीत लिया। और जो इन 2 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें चूंकि ज्यादा एम्फेसिस महाराष्ट्र पे बीजेपी ने दी थी, एक केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण मंत्री हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको वहां उन्होंने मंत्रालय देके बैठा दिया था बंबई में कि आप वहां बैठिए और पिछड़ी जातियों के लोगों को जिन्होंने लोकसभा में दूसरी तरफ वोट दे दिया है, नाराजगी है कुछ, उनकी नाराजगी को सहलाइए, उसको ठीक करिए, उसको डाइल्यूट करिए, कम से कम उन्हें उनके गुस्से को ही ठंडा करिए, आप ये काम करिए। और उन्होंने अपना काम बड़ी बखूबी किया। मिस्टर यादव जो है पर्यावरण मंत्री इस देश के, वो इसके पहले बिहार में भी ये काम बहुत कुशलता से कर चुके हैं, और अब इस चुनाव के बाद वो बिहार में ही मिलेंगे हमें। तो ये काम उन्होंने किया, और विदर्भ में जो एक बड़ी प्रमुख वहां की जाति कांग्रेस के साथ चली आई थी बहुमत में, उसके बहुत छोटे छोटे सत्रपों को उन्होंने सहला के डाइल्यूट किया, और ये खबरें आने लगी कि जो लोकसभा में माहौल था, ये खबर किसी और क्या चुनाव के दौरान घूम रहे थे वहां, वानखेड़े साहब ने भी मुझसे कहा था, अशोक वानखेड़े ने, उन्होंने बीच चुनाव में मेरी बातचीत में ये स्वीकार किया था कि भाई जो लोकसभा का माहौल था वो माहौल तो नहीं है। कांग्रेस के कम से कम 2-3 कार्यकर्ताओं ने मुझे जो फील्ड में थे, उन्होंने उस जमाने लिख के कहा है, उनके मैसेजेस है मेरे पास कि सर जो लोकसभा में था वो तो नहीं है, शिंदे और पवार साहब के खिलाफ जैसा आप दिल्ली में समझ रहे हैं वैसा माहौल नहीं है। ये सब स्वीकारोक्तियां आ रही थी चुनाव के नीचे से, और ये आप कह सकते हैं कि प्रबंधन का काम बीजेपी बड़ी कुशलता से कर रही थी। दूसरे पक्ष को ले, दूसरी ओर हम पा रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा
इसको लेके एक टसल थी। नाना पटोले साहब और उद्धव ठाकरे लगभग वैसा ही रोल में मिले जैसे रोल में हरियाणा के चुनाव में हमने कुमारी सैलजा को देखा था। उन लोगों का जो आपसी ये मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न था, उस स्वप्न से जो बयान फूटते थे वो एक होस्टाइल प्रेस, जो पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन ये भी है प्रेस हमारा आप वाला, जो कि टोटल बीजेपी के हाथ में है, टोटल उनकी मैनूवरिंग से चलता है, उसमें वो इसको न्यूज मैनूवरिंग में माहौल में बदलाव लाने के लिए कि इनमें मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, इस बात को स्थापित करने में कामयाब रहे और इन लोगों ने उसके पूरे मौके दिए और उसमें सुधार का कोई काम इनकी सबकी लीडरशिप नहीं कर सकी समय रहते। यहां तक कि मुझे ये पता है कि उद्धव ठाकरे जब दिल्ली आए थे और सोनिया जी वगैरह से मिले थे, उनकी ये सलाह थी कि टिकटों का बंटवारा हम लोग अभी कर लें, अगर आखिर तक हम ले जाएंगे तो फिर बिक्री होगी। एक्चुअली वो ये चाहते थे कि उनका नाम घोषित हो मुख्यमंत्री के लिए, इतनी चाह कोई भी रख सकता है, लेकिन उसके लिए वो बात ये कह रहे थे कि हम टिकटों का बंटवारा कर लें, लेकिन ये सब नहीं हो सका। तो हम ये पाते हैं कि तुलनात्मक रूप में विपक्ष लोकसभा की सफलताओं से आत्मविभोर था और उसने गफलत की। दूसरी ओर उससे सबक लेके बीजेपी और उसके संगठन के लोग अपनी कोशिशों को ज्यादा जमीन पर ले गए और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। साथ ही बिल्कुल ये चुनाव तो उस लाडली योजना पर ही है निर्भर। झारखंड में उन्होंने अलग रोल किया और यहां भी अलग रोल किया, दोनों जगह रिवर्स स्विंग है 16% का, करीब 16% का रिवर्स स्विंग है दोनों जगह। तो इसलिए ये चुनाव मोटा मोटी तौर पर हमारे सामने ये आता है। अब माहौल में वो खबरें ज्यादा है कि वहां बेईमानी किसी किस्म की हुई, बहुत सी उसमें अफवाहें हैं जो बाद में साबित हो रही, लेकिन पहले वो लोगों में फैल जा रही है और लोग यकीन कर ले रहे हैं। तो इस समय बहुत उस तरह का धुआं उड़ा हुआ है। 5 लाख के करीब एक्स्ट्रा वोट गिने गए हैं। वो चूंकि अगर उसको देखें हम, वो जो उसका तर्क है जो हर चुनाव में आता है कि ये जो शुरू में वोटिंग शुरू करते समय जो मॉक पोलिंग होती है, ज्यादातर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो योग्य नहीं है और उसको उसी में पड़ा रहने देते हैं। तो हम अगर गुणा भाग लगा लें कि एक विधानसभा में 300-350 बूथ है और 288 सीटें हैं, तो हम पाएंगे कि करीब 1 लाख इनकी संख्या हो जाती है। तो यानी वो जो 5 लाख है, एक बूथ पे 5 वोट ही हुए। इस तरह से करीब 5 वोट पर बूथ पे एक्स्ट्रा जा सकते हैं, इस पे भी समझा जा सकता है। लेकिन इस समय वायर ने चूंकि वो स्टोरी कर दी है तो वो भी चर्चा का एक विषय है और ये एक मुद्दा है जिसको अनफॉर्चुनेटली हमें क्लियर करना पड़ रहा है, करना चुनाव आयोग को। वो भी एक तो वो जिस तरह से बनाया गया है उससे शंका न होने की कोई वजह ही नहीं है, दूसरे वो जिस तरह से डेट वगैरह देता है उसमें भी पूरी शंकाएं करता है। इसलिए ये शंका लोगों में बहुत बलवती है इस समय। और आज कांग्रेस ने वो भी ले लिया है, अनाउंस भी कर दिया है कि वो बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के पक्ष में पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करेगी। तो लोगों में जो धारणा बन गई है और उस धारणा के बहुत सारे बीज फैले हुए हैं, सच्चे झूठे, और उनसे ये एक नई परिस्थिति हमारे सामने, आपके सामने है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति से और क्या इंडिया गठबंधन के सारे घटकों के साथ इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेगी तो उसको समर्थन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एकदम धरातल पर है। तो इस चुनाव से तो यही सब मेरे सामने है। रही बात शिंदे जी की और इनकी पवार साहब की और फडणवीस साहब की, मुझे कोई बहुत इसमें बिकरिंग की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है सब कुछ बहुत एमिकेबली सुलझ जाएगा, क्योंकि संख्या बल एक तरफा है, कोई बहुत दूरी नहीं है। और इन दोनों दलों में आपने जैसा बताया ही कि उनके प्रॉक्सी भी लड़े हैं, जीते भी हैं, 10 निर्दलीय हैं और संख्या बिल्कुल करीब है। बीजेपी अकेले, साधन है ही है, गवर्नर उन्हीं का है, केंद्र सरकार उन्हीं की है, एजेंसीज उन्हीं की है, सब चीजें। वो तो न होता अगर ये चुनाव उल्टा हुआ होता, तब भी वो अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते और कई बार बना भी ले जाते हैं। तो इस बार तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होगी। जी।